Yes, student, in this chapter, we have to continue people as a source. And in this chapter, I had to explain about the case study of two boys, Sakal and Vilas. Okay. So in the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. Okay. This enhances his total productivity. Total productivity it adds to the growth of the economy. Total productivity growth in the add of the economy. आपने देखा कि सकाल की फैमिली, उसके फादर ने लोन लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाया, सकाल को पढ़ाया, और बदले में सकाल को एक अच्छा जॉब मिला, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है। एंड ये इंडिविजुअल सैलरी जो उस फैमिली की थी वो सैलरी बढ़ गई। लेकिन विलास के केस में आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उसकी माँ अनस्किल्ड थी, सकाल भी अनस्किल्ड, विलास भी अनस्किल्ड रह गया, और परिणाम है कि वो उतना ही अर्न कर पाया जितनी कि उसकी मदर अर्न करती थी। तो आपने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमन बीइंग में, पीपल में, as education, as a giving proper health care, then in return it gives a high economic development. इससे क्या होता है? हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। So investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. ठीक है। इस ह्यूमन रिसोर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर एजुकेशन और अच्छा मेडिकल केयर मिलता है, तो उसका हाई रेट्स ऑफ रिटर्न मिलता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। इसका इन्वेस्टमेंट में सेम रिटर्न है जैसा कि किसी लैंड में आप इन्वेस्ट कीजिए या किसी संपत्ति में आप इन्वेस्ट कीजिए। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड accepting higher return in the future. If anyone investing money in share, then he is expecting good money in future. And this things happens in the matter of human investment also. अगर human being को अच्छे से education दिया जाए, पढ़ाया जाए, तो उसका फायदा क्या मिलता है? वो आगे जाकर के अच्छा जॉब करता है, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, अपने फैमिली का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of higher earning and greater contribution to society. तो एक बच्चा अगर उसके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर एक बच्चे के एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे क्या होता है कि फ्यूचर में उसको हायर अर्निंग मिलता है उसका। और जब वो हायर अर्निंग करता है, अच्छा जॉब मिलता है, तो उसका समाज के प्रति भी, सोसाइटी में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर heavily on the education on their child. जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के पढ़ाई में हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो एजुकेटेड एंड दे आर knowing the value of education. So they are realizing the importance of education. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. दो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, वो न्यूट्रिशन और हाइजीन के प्रति भी केयरफुल होते हैं, तो वो अपने बच्चे की भी परवरिश उसी तरह से करते हैं, बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छा डाइट देते हैं, ताकि बच्चा जो है स्वस्थ रहे। और virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state. उसी तरह से अगर कोई पेरेंट्स जो कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो पढ़ाई के
को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो साफ सफाई से नहीं रहता है, तो वो अपने बच्चों को उसी तरह की लाइफ देगा, वो अपने बच्चों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट नोइंग द importance of education and to live and to take nutritious food and to live in unhygienic conditions। उन लोगों को पता ही नहीं है, वो उसी तरह के लाइफ जीते हैं और उसी में वो रहना पसंद करते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे कंट्री ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है? ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो उसने सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही अपनी इन्वेस्टमेंट किया है। दिस कंट्री आर डेवलप्ड रिच कंट्री, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। वो ये कंट्री जो है वो उन्होंने जिस जापान जो है वो डेवलप कंट्री में है, और वो दूसरे कंट्री से नेचुरल रिसोर्सेस को इंपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसके कंट्री में नहीं है। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप? जब उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को, कैसे वो अपने कंट्री को डेवलप कंट्री बनाए हैं, कैसे उनका कंट्री रिच है? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान जैसे कंट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? जापान जैसे कंट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बींग्स में किया है। ठीक है, उसने कहा ह्यूमन बींग में, पीपल में इन्वेस्ट किया है, और पीपल के स्पेशली किस फील्ड में? एजुकेशन और हेल्थ में उसने विशेष काम किया है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। Efficiency and the technology evolved by people have made their country rich and developed। ठीक है, ये लोग, इसने क्या किया है? अपने जो इन्होंने अपने लोगों को, अपने जनता को में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके वजह से वो वहां में जो लैंड है और वहां के लैंड और कैपिटल का वो अच्छे से यूज करते हैं, बिकॉज दे आर स्किल्ड पर्सन। और इफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी जो वहां के लोग विकसित किए हैं, उसने अपने टैलेंट के बल पर उन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उससे जापान जो है वो एक रिच और डेवलप कंट्री बना है। तो आपने देखा कि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन जापान फिर भी एक डेवलप कंट्री है, बिकॉज जापान हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन द पीपल। ठीक है, स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो आप देख रहे हो कि नेचुरल रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी जापान ने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, और इस तरह से वो एक डेवलप कंट्री बना है। और वहाँ के लोग जो है अपने टैलेंट के बल पर अपने देश को डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करने में मदद कर रहे हैं, और देश जो है वो डेवलप कर रहा है। लाइक विलास एंड साकार, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. The various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary sector. आप देख रहे हो कि विलास और सकाल जैसे लोग बहुत सारे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। विलास के बारे में आपने पढ़ा कि विलास जो है वो अब मछली सेल करता है, सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। और दूसरी ओर सकाल गॉट ए जॉब इन द फॉर्म, एक फॉर्म में उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट द पीपल डू, दैट हैड बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री सेक्टर। तीन सेक्टर में से बांट दिया गया है डिफरेंट एक्टिविटीज को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं खेती का काम, एग्रीकल्चर का काम हो गया, जंगल से रिलेटेड काम हो गया, और एनिमल्स का रख रखाव। ये काम जो है प्राइमरी सेक्टर में हो गया। इसके साथ फिशिंग भी है, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, मुर्गी पालन जिसको कहते हैं, फिर माइनिंग है एंड क्वायरिंग। ये सारे जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आ गए। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर।
मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्टियरी सेक्टर। आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो भी वर्क है वो आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन ये सबको टर्टियरी सेक्टर में डाला गया है। The activity in this sector result in the production of goods and services. ये डिफरेंट सेक्टर्स में एक्टिविटीज जो होते हैं उसका परिणाम है कि उसका रिजल्ट ये है कि प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन बढ़ते हैं, और जिससे हमारे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ता है। दिस एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिन नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है उसको, ऐसे एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व remunerations to anyone who perform, that is activity performed for pay and profit। मार्केट एक्टिविटी में आता है कि कोई भी व्यक्ति काम करके और उसके बाद उसे पैसे मिले, ठीक है, वो पे करे या प्रॉफिट कमाए, तो वैसे को हम मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। These includes production of goods and services including government service। इसमें प्रोडक्शन सर्विस के साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस भी आता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। दिस कैन बी consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets। जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसको नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, जिसमें आते हैं कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आपने शुरू में ही पढ़ा था एग्रीकल्चर। तो जिनका यूज अपने पर्सनल के लिए हो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया, और जिन चीजों का प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में लाया जाए, उससे पैसे कमाया जाए, वो मार्केट एक्टिविटीज हो गया। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. Sakal's mother Sheila cooks food, clean utensils, washes clothes, clean the house, and look after her children. Sakal's father Bhuta activities in the field, cultivates the field, sells the produce in the market, and earn money for the family। करेक्ट। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के अनुसार मेन एंड फीमेल इन दोनों के बीच डिवीजन ऑफ वर्क, दोनों के बीच कामों का बंटवारा कर दिया गया है। औरतें जो है जनरली घर के अंदर काम करती हैं और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। सकाल की माँ भी घर में डोमेस्टिक वर्क जो भी है वो करती हैं, ठीक है। और सकाल के खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, घर साफ करना, बच्चों को देखना, ये सब काम सकाल की मदद करती है। सकाल के पिता बूटा जो है वो क्या करते हैं, खेतों में अनाज बोते, खेती करते हैं, और बचे हुए अनाज को वो जाकर बाजार में बेचते हैं और पैसे अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेल और फीमेल के बीच एक्टिविटीज जो है वो बांटा हुआ है। मेल अलग काम करते हैं, पुरुष अलग, स्त्रियां अलग काम करती हैं। Sheila is not paid for the services delivered for bringing of the family. Bhuta earn money which he spends on for their service, spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. शीला जो है दिन भर काम करती है, लेकिन उसके बदले में वो पेड नहीं, उसे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। बूटा
जो काम करता है उससे पैसे वो अर्न करता है और उससे वो अपने फैमिली चलाता है। वुमेन जो घर में काम करती हैं उन्हें पेड नहीं होता, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। और हाउस होल्ड वर्क जो औरतों के द्वारा की जाती है वो उसे नेशनल इनकम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। ठीक है, वो ऐसा घर का काम करने वाला, घर घर के काम करने से उन्हें कोई इनकम नहीं होता। क्योंकि इनकम नहीं होता इसलिए उनके घर के काम को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें नेशनल इनकम की मान्यता नहीं दी जाती। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। जबकि दूसरी ओर विलास की माँ जो है गीता, वो क्या करती थी, फिश सेल करती थी। Thus women are paid for their work when they enter the labor market। लेकिन और जब औरतें लेबर मार्केट में इंटर करती हैं तो उन्हें पैसे कमाती हैं। ठीक है, यहाँ पर शीला जो है, गीता जो है वो भी पेड लेबर में आ गई क्योंकि वो अर्न कर रही हैं। वो लेबर मार्केट में इंटर कर गई और वो मछली सेल करके वो पैसे अर्न कर रही हैं। Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. Education help individual to make better use of the economic opportunity available before him. तो जो अर्निंग होती है मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में, वो बेसिस किससे, वो किस पर बेस होता है, ये होता है उनके एजुकेशन पे। आई एम टेलिंग अबाउट द वुमेन। ठीक है, वो जो औरतें काम करती हैं वो उनका अर्निंग डिपेंड होता है उनके एजुकेशन पर, उनके स्किल पर। अगर वुमेन एजुकेटेड है तो वो अपने स्किल का बेटर यूज कर सकती हैं और वो अपने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती हैं। सो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए एजुकेशन और स्किल जो है यही उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का अर्निंग तय करता है। मार्केट में वो कितना अर्न करता है वो इसी बात पर तय होता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है। आपने देखा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कम अर्न करते हैं, जो ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा स्किल्ड है, उनकी अर्निंग अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन और स्किल का विशेष रोल है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी अर्निंग को तय करता है। A majority of the women have meager education and low skill formation. So women are paid low compared to men. तो ज्यादातर औरतें जो है वो उनका एजुकेशन कम होता है और उनमें स्किल बहुत कम होता है, इसलिए वुमेन को पुरुषों के तुलना में कम पेड किया जाता है। ठीक है, वुमेन आर पेड low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activity relating to legal protection is major. ज्यादातर औरतों के काम में जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। ठीक है, आज है कल उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन भी बहुत कम है। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन भी बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। इनके काम का जनरली इनकम लो होगा और इनके काम को इरेगुलर भी माना जाता है। In this sector, there is an absence of basic facility like maternity leave, child care, and other social security systems. However, women with high education skill formation are paid at par with the men. जहाँ पर औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं, ठीक है, वहां पर उन्हें लो इनकम दिया जाता है, उनके लो इनकम होते हैं। जॉब का वैलिडिटी नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, कभी भी उसे हटाया जा सकता है। मैटरनिटी लीव नहीं होता। ठीक है, और दूसरी ओर जहाँ पे वैसी वुमेन जो कि हाईली एजुकेटेड है, स्किल्ड है, उन्हें उतना ही पैसा, उतनी ही सैलरी, उतना ही वैल्यू मिलता है जितना कि मेल को मिलता है। So among the organized sector, teaching and medicine attract them the most.
Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister of your classmate what she will like to take up as a career. वुमेन कह रहे हैं कि अब जो है वो मेडिसिन सेक्टर में आ रही हैं, एजुकेशन में आ रही हैं, टीचिंग सेक्टर में आ रही हैं, और इसके अलावा अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी इंटर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और बहुत सारे तरह तरह के हाई लेवल ऑफ जॉब कर रही हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली कंपटीशन में है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वुमेन जो है जैसे जैसे स्किल्ड होती जा रही, जैसे जैसे एजुकेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी जॉब सिक्योरिटी भी है, वैसे वैसे उनकी सैलरी भी इक्विवेलेंट मिल रही है जितना कि मेल को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा कि वैसी औरतें जो कि कम पढ़ी लिखी हैं, जिनमें जो कि स्किल्ड नहीं है, उन्हें पुरुषों की तुलना में कम सैलरी मिली, उन्हें 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 उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, उनको मैटरनिटी लीव नहीं है, उनका जॉब इरेगुलर है, उन्हें लो इनकम मिलता है। दूसरी ओर आपने देखा कि जहां पर औरतें एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेशन ली हुई है, स्किल्ड है, वो पुरुषों के बराबर चल रही है। ठीक है, और खासकर आप देख रहे हो कि टीचिंग और मेडिसिन जो है वो जनरली औरतों को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी औरतें कर रही हैं। तो जहां पर आपने बेसिकली ये समझा कि एजुकेशन और स्किल दो चीज जो है वो किसी भी पुरुष या मेल और फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, यही उन लोगों की जॉब सिक्योरिटी को तय करता है। आप बहुत सारे ऐसे लेबर देखते हैं जो कि स्किल्ड नहीं है, जो कि अनएजुकेटेड नहीं है, दे आर गेटिंग बिगर सैलरी, बहुत कम सैलरी उन्हें मिलता है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, आज लोग काम पे रखा, कल उसको रिप्लेस कर दिया। तो एजुकेशन और स्किल जो है ये बहुत जरूरी रहता है किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नाउ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पर, लोगों के हेल्थ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन अगर वो बीमार है, अगर अस्वस्थ है, तो वो शायद कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, और साथ में उसमें स्किल फॉर्मेशन भी होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। अगर illiterate and unhealthy population are a liability for the country, literate and healthy population are in the asset। जहां पर क्वालिटी कहते हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी किस चीज को डिसाइड करती है? ग्रोथ रेट। तो किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को, अगर पॉपुलेशन ज्यादातर लोग जो है इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो वो देश की इकोनॉमी पर एक लाइबिलिटीज हो गए, एक बर्डन हो गए। दूसरी ओर जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, हेल्दी है, वो लोग क्या हो जाते हैं? एक एसेट बन जाते हैं। तो आपने देखा कि कनाडा जैसे देश में जहाँ पर लोगों ने सिर्फ इसी बल पर सिर्फ पीपल को एक एसेट बना करके अपने कंट्री को एक डेवलप कंट्री बना दिया। तो यही इसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्वालिटी जो है और पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ ए पर्सन पर, और लाइफ और स्किल्ड फॉर्मेशन पर। अगर ये तीनों चीज है तो कोई भी देश में कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका होगा। और अगर जहाँ पर नहीं है वहां पर लोग जो है वहां पर लोग जो है वहां पर कंट्री जो है पीछे रहेगा, क्योंकि वो सब इलिटरेट और अनहेल्दी पीपल जो है सिर्फ कंट्री के लिए एक बोझ बन के रह जाएंगे। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन, Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the latter year in turn of a good job and salary। Sakal की जो एजुकेशन बचपन में दिया गया, उसने ही उस आगे सक्सेस का बीज बो दिया। उसका ही परिणाम हुआ कि उसे एक अच्छा जॉब मिला, अच्छी सैलरी मिली। We saw education was an important input for the growth of a Sakal।
अगर सकाल को उसके पेरेंट्स नहीं पढ़ाते तो शायद सकाल के भी अपने पिता की तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता, लेकिन यहाँ पर सकाल के पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, एजुकेशन उसे दिया, और उसी की वजह से सकाल का ग्रोथ हुआ। इट ओपनड न्यू हीरोइज्म फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ। सकाल को एजुकेशन मिला तो उसके लिए एक नया होरिजन खुला, होरिजन, और उसे न्यू एस्पायरेशन मिला, नई नई आशाएं उसमें हुई, और उसे अपने लाइफ की वैल्यू को भी डेवलप किया। नॉट ओनली फॉर सकाल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। सकाल के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन जो है समाज के ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, cultural richness and increases the efficiency of governance। ये एजुकेशन जो है वो सोसाइटी का ग्रोथ एजुकेशन के वजह से होता है। साथ में एजुकेशन है तो नेशनल इनकम का भी ग्रोथ होगा, कल्चर का भी, कल्चर में भी डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, और गवर्नेंस में भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, देश के शासन चलाने में भी efficiency बढ़ेगी। So there is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of base setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district। इसलिए ये एक प्रोविजन बनाया गया कि यूनिवर्सल एजुकेशन का यूनिवर्सल एक्सेस हो, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और खासकर इस पे ज्यादा एम्फोसाइज दिया गर्ल्स को। आप जानती हो कि सरकार ने ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबों को प्रोवाइड किया जा सके। सो देयर इज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है, ठीक है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स with occupations related to knowledge and skill। वोकेशनल स्कीम के द्वारा बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, स्किल्ड बनाने का प्रयास किया जाता है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 crore इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3,766.90 crore इन द 11th प्लान। पहला प्लान में जहां 151 करोड़ इस पर इन्वेस्ट किया गया, दूसरे 11th प्लान में 3,706.90 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। ये इसलिए इन्वेस्ट किया गया ताकि लोगों को स्किल बनाया जा सके, लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को इस लायक बनाया जा सके कि लोग जॉब कर सके। So the expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.6% in 1951 to 52, so 3.11% in 2011-12। इतना जब एक्सपेंड किया गया, इतना गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया, तो इसका परिणाम जीडीपी भी बढ़ा। जीडीपी जो कि 1951-52 में 0.64% था, वो बढ़कर के 3.11% हो गया 11-12 में। तो आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया उसका रिजल्ट हुआ। जितना भी लोग ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, जितने भी लोग स्किल्ड होंगे, हेल्दी होंगे, उतना ही वो एसेट के रूप में देश के लिए काम करेंगे, देश के डेवलपमेंट में वो मदद करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो वो लोग सिर्फ समाज के लिए एक बर्डन बन करके रह जाएंगे। So one graph is given in literacy rates in India that you will see from blue color it is showing that male person, male is from red colors and female is yellow color। तो आप देख रहे हो टोटल अगर 30 में है तो आप देख रहे हो कि 1951 में 20% मेल है और 10% वुमेन है, यानी कि वुमेन और मेल का जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है। 1961 में आफ्टर 10 इयर्स आप देख रहे हो कि फीमेल जो है वो 20 है और मेल जो है वो 40 है, ठीक है। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके ये आगे जाके बढ़ा है। आगे 71 में देखिए
तो अगर मेल का परसेंटेज दिखा रहा है 40, तो फीमेल जो है वो उनका बढ़ा है, 20 से ऊपर गया, 25 गया है। ठीक है। उसके बाद 81 में देखिए, अगर मेल का 40 है तो फीमेल जो है, फीमेल का थोड़ा और बढ़ गया है, वो ऑलमोस्ट 30 के करीब पहुंच गई है। और 1991 में आप देखिए कि मेल जो है उनकी संख्या 50 गई है, तो फीमेल की संख्या बढ़ करके 40 गई है। तो आप देख लो कि एजुकेशन जो है जैसे जैसे दिया जा रहा है, वैसे वैसे वुमेन की वुमेन वुमेन का में भी एजुकेशन बढ़ता जा रहा है। 2001 में जहाँ मेल जो है 75 गए हैं, फीमेल जो है वो 50 चली गई हैं। और 2004 में मेल 75, तो फीमेल जो है वो थोड़ा उनका और बढ़ गया है, और वो 55 पर गई। तो आप देख रहे हो कि कंपैरिजन अगर देखा जाए तो देखा जाए कि दोनों मेल की भी संख्या बढ़ी है और फीमेल की भी संख्या बढ़ी है। ठीक है। फीमेल कंपैरिजन कंपेरेटिवली अपने लेवल से उनकी भी संख्या बढ़ रही है, और मेल। तो लिटरेसी जो है वो जितना अधिक होगा, लोग जितने पढ़े लिखेंगे, उतना ही वो देश के लिए एसेट बनेंगे। और इससे इससे आफ्टर ऑल नेशनल नेशनल उनका अपना इनकम बनेगा, बढ़ेगा। जब उनका अपना इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो और नेशनल इकोनॉमिक देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर।